हेलो एवरीबॉडी। हम पढ़ रहे हिस्ट्री क्लास 6 के। तो अब तक लेसन नंबर 6 तक पढ़ चुके हैं और इसके फ़ीचर क्या है, पढ़ने के क्या क्या फ़ायदे हैं, ये हर चैप्टर में आपको बताता आ रहा हूँ कि ये क्लास 6 के बच्चों के लिए तो है ही, बाकी और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं वो सारे एग्ज़ाम्स में यहाँ से सवाल बनते हैं। और यूपीएससी तो सवाल पहले भी पूछ चुका है। अगर आप पेपर देखेंगे, पिछले साल के पेपर्स देखेंगे, और मैं आपको पढ़ाते वक्त ये बताता भी हूँ कि कहाँ से सवाल पूछे गए हैं और कहाँ से सवाल बन सकते हैं, तो ये भी मैं नोट करवाता हूँ। तो जो ऐसे कैंडिडेट है जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करे तो इस वीडियो को पूरा देखो, और इस वीडियो को ही नहीं बाकी जितने भी चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के सिलेबस मैं जो पढ़ा चुका हूँ उससे भी देखो। और मैं दावे से कह सकता हूँ कि ये आपको आपके बेसिक्स सारे कंप्लीट कर देगा। हिस्ट्री से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, अगर 6 से लेकर के 12 तक अगर हमारे एनसीईआरटी को फॉलो कर लो, जो कि काफ़ी बड़ा इनिशिएटिव जो मैं लेकर के चल रहा हूँ, काफ़ी बड़ा काम है ये, आसान नहीं है। अगर आप लोग का सहयोग रहा तो आसान हो सकता है। तो ये मैं कंप्लीट करूँगा और बहुत जल्द कर लूँगा, 3-4 महीने में कंप्लीट कर लूँगा। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करो और व्यूज़ बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाओ, ताकि मैं मोटिवेट हो जाऊं और जल्दी इसको कंप्लीट करने के लिए। तो लेसन नंबर 7 है ये। तो इसमें चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि देखिए हर चैप्टर का पिछले चैप्टर से कुछ लिंक्ड होता है, कुछ ना कुछ रिलेशन होता है। अगर आपको सारे सोर्सेस एक लाइन से समझने हैं तो आपको चाहिए कि आप एक लाइन से ही पढ़ो, एक लेसन से पढ़ना शुरू करो। बीच बीच से कहीं से आकर के पढ़ लेंगे तो फिर हमें पूरी बात समझ में नहीं आएगी। अगर ये वीडियो देख रहे हो तो इससे पहले वाले देख के आओ, फिर उससे पहले मतलब लेसन 1 से शुरू करो आप। अगर आप पहले से कई बार पढ़ चुके रिवीजन कर रहे हो तो फिर कहीं से भी देख सकते हो, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो तो इसको लेसन 1 से देखो तो बेहतर होगा। तो लेसन नंबर 7 चैप्टर का नाम है एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो इसके बारे में हमने पढ़ा, अभी पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा इनके बारे में, बुद्ध के बारे में, जैन के बारे में। 2500 साल पहले गौतम बुद्ध जन्म हुए और उन्होंने किस तरीके से समाज को परिवर्तन कर दिया, एक नया दिशा दी, ठीक है। और इसी के पैरेलल एक मगध सम्राट भी था जो कि बुद्ध के ही शिक्षाओं पर चल के युद्ध को त्याग कर दिया। तो कैसे लिंक होता है, देखिए चैप्टर का पिछले चैप्टर से इस चैप्टर का लिंक है। अगर पिछला चैप्टर समझ में आया तो ये भी आधा तो बस खोलते ही हेडलाइन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक स्टोरी होता है रोशन के रुपए। तो जन्मदिन पर रोशन को दादाजी से कड़क नोट मिले। उसने अपने हाथ में दबा कर रखा था। उसे एक नया सीडी खरीदने का बहुत मन था, लेकिन साथ ही वह बिल्कुल नए कड़क नोट को देखना और छूकर महसूस करना चाहता था। तभी उसने पाया कि सभी नोटों में दाहिनी तरफ गांधी जी का मुस्कुराता चेहरा बना हुआ है और बाईं तरफ छोटे छोटे शेर चित्रित है। उसने सोचा आखिर यह शेर क्यों बने हुए। अब सवाल शुरू है, अब इसकी हम पड़ताल करेंगे। तो एक बहुत बड़ा राज्य से इसका संबंध है। जो शेर के चित्र आप नोटों में और सिक्कों में देखते हैं, इसका संबंध एक बहुत बड़े साम्राज्य मौर्य साम्राज्य से इसका संबंध है, जो यूपीएससी जैसा एग्ज़ाम में सवाल पूछे जाता है। तो एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपए पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया था। मतलब फर्स्ट टाइम जो शेरों के चित्रित जो हमारे नोटों पर और सिक्कों पर है, ये फर्स्ट टाइम पत्थरों को काट कर बनाया गया था और उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया। देखिए याद कीजिए, ज़रा याद करो, सारनाथ से कुछ याद आ रहा है? सारनाथ वो स्थल है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश, जो कि उनका जो उपदेश था सबसे पहले सारनाथ से ही दिया था, जो वाराणसी से कुछ दूरी पर है, ठीक है। तो विशाल स्तंभ यहीं पर मौर्य साम्राज्य के अशोका के ये चित्रित थे। सिरों के चित्र पहाड़ के गुफाओं को काट करके बनाया गया था, और ये तुमने अध्याय 6 में पढ़ा है। तो इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक तो काफ़ी महान, चूँकि बहुत कम राजा ऐसे हुए इतिहास में, काफ़ी कम ऐसे हैं जो अच्छे से शासन किए, लोगों को दिलों पर राज किया। तो उनमें से अशोक एक था। अशोक के निर्देश पर इसके जैसे कई स्तंभ और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए। तो अभिलेख क्या होता है? वो चीज़ जो दीवारों पर लिखवाए जाते हैं, पत्थरों पर गुदवाए जाते हैं, उसको अभिलेख कहते हैं। तो उत्कीर्ण किया गया। इसके पहले कि हम ये जानें कि अभिलेख में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। देखो सवाल पर सवाल है यहाँ पर। पहली बात अभिलेख समझ गए, और हम ये जान गए कि ये महान राजा थे। इन्होंने अपने उपदेशों को समझाने के लिए पत्थरों पर अभिलेख लिखवाए, गुदवाए, ताकि आम लोगों को पढ़ने में, आने जाने वाले हर कोई इसको पढ़ ले।
और दूसरी बात, इनके राज्य को देखो राज्य कहा जाता है, हर राज्य को, राजा के राज्य को राज्य कहा जाता है, लेकिन अशोक के राज्य को हम राज्य क्यों नहीं कह रहे, साम्राज्य क्यों कह रहे? देखो समझो, राज्य में और साम्राज्य में बहुत अंतर होता है। जैसे कि साम्राज्य जो होता है उसमें कई राज्य होते हैं, जबकि राज्य केवल एक राज्य होता है। तो अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादाजी ने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। अशोक ने जिस पर शासन किया उनके दादाजी से उनको ये शासन व्यवस्था उसको प्राप्त हुई। चंद्रगुप्त मौर्य ने 250 साल पहले की थी, ठीक है। और चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी इस राज्य की स्थापना करने में। तो चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताबें मिलते हैं। तो चाणक्य के जितने विचार, जितने भी उसके कोट्स है, हमें अर्थशास्त्र के नाम की किताब से मिलते हैं। तो सिरों वाला स्तंभ शीर्ष इसका क्या है? वंश की बात करें तो जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश कहा जाता है, ठीक है। मतलब एक ही वंश से उनके जो वंशज चल जाते हैं तो उनको एक ही वंश कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए। चंद्रगुप्त जिसने सबसे पहले इनकी स्थापना की मौर्य साम्राज्य की, उसका बेटा, फिर बिंदुसार, और फिर बिंदुसार का पुत्र अशोक। यानी कि अशोक के पिताजी का नाम बिंदुसार था और बिंदुसार के पिता चंद्रगुप्त थे। ये 3 राजा बहुत महत्वपूर्ण थे मौर्य साम्राज्य के सल्तनत में, साम्राज्य में। तो साम्राज्य में बहुत से नगर थे, ठीक है, मैंने जैसा कि पहले बताया। इनमें साम्राज्य की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, यानी कि आज का पटना। उज्जैन तथा तक्षशिला जैसे नगर प्रमुख थे, मेन सिटी था ये। और तक्षशिला उत्तर पश्चिम में और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से, उज्जैन मतलब मध्य प्रदेश, दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाला रास्ता पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। तो साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों, पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाकों में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण, जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार के भोजन करते थे, यहाँ तक कि अलग अलग किस्म के पोशाक भी पहनते थे। मतलब साम्राज्य के बारे में कुछ बताई जा रही है कि लोग अलग अलग, वहाँ किस इलाके में जंगली थी, लोग अलग अलग तरीके से रहते थे, भाषाएं भी अलग बोलते थे अलग अलग राज्य में, जैसा कि अभी भी होता है। तो जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है, ठीक है। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर है। मतलब अशोक का जो टेरिटरी है वो काफ़ी लंबा चौड़ा, काफ़ी बड़ा है। तो अशोक चूँकि हर राज्य में जाओगे तो भाषा और वहाँ का चाल चलन, मौसम बदल जाता है। तो अशोक जहाँ पर अभिलेख लिखवाए वो अपने साम्राज्य के भीतर लाल रंग से यहाँ पर कुछ निशान दिया गया, आप अपनी किताब में देखो। तो उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत में कौन कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो ये सवाल है आपके लिए। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? क्योंकि साम्राज्य राज्य से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाएं की ज़रूरत होती है। इसके लिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधन की ज़रूरत होती है। चूँकि राज्य बड़ा होता है, साम्राज्य बहुत बड़ा होता है राज्यों से, और इनके लिए संसाधन भी ज़्यादा बड़ा चाहिए। इसी कारण से इन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करना पड़ता है, टैक्स वसूली करनी पड़ती है चीज़ों को चलाने के लिए। तो साम्राज्य का प्रशासन कैसे होता था? चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था और इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। बड़ा साम्राज्य है, कुशल राजा है, तो अलग अलग हिस्से में अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था, जैसा आज भी होता है। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाके पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, ठीक है, जाहिर सी बात है। इसका मतलब यह होगा कि इस इलाके के गांव और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों, व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। और जो राजा के आदेश का उल्लंघन करते थे अधिकारी उनकी सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था। संदेश वाहक, जो कि मैसेंजर होता है, एक जगह से दूसरी जगह, गुप्तचर एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। राजा की जासूसी अधिकारियों के कार्यकलाप नज़र रखते थे। मतलब बड़ा इंतजाम से सारी चीज़ें चलती थी। इन सब के ऊपर सम्राट था जो राज परिवार और वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था, जैसा कि आज देखते हैं। तो मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे से प्रांत थे। इन पर तक्षशिला, उज्जैन जैसे प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। मतलब यहाँ पर कुछ राजा होते थे जो मौर्य साम्राज्य के राजा के साम्राज्य के अंदर में होता था, और कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था। और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल या गवर्नर बना दिया जाता था, जैसा आज भी होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था, ठीक है। परंपराएं स्थानीय ही रहती थी, लेकिन कंट्रोल पूरा सेंट्रल का होता था। यानी कि जो केंद्र में जो पहले की जो होते थे, जो साम्राज्य का जो बादशाह है, जो पूरे चक्रवर्ती है, चारों तरफ का साम्राज्य के ऊपर कंट्रोल रखने वाला है, तो ये चीज़ें उन्हीं के पास होता था पावर। हालांकि केंद्रीय पावर के बावजूद भी परंपराओं को, स्थानीय परंपराओं को तरजीह दी जाती थी।
प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाके में मौर्य शासक सिर्फ मांगों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। संभव है संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। तो एक बात बताई जा रही है कि यहाँ पर कि संसाधन भेंट के रूप में मिलते थे, इकट्ठा किया जाता था। अर्थशास्त्र में यह लिखा है पश्चिम और कंबल के दक्षिण भारत में सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था और संसाधन के नजराने के रूप में इकट्ठा किए जाते थे। तो देखिए अब यहाँ पर सवाल बनता है कि पश्चिम कंबल के क्षेत्र में क्या उस वक्त में था। तो ये सब चीज़ के बारे में वो लोग जानते थे। 2500 साल पहले भी सोना और लोहा और ये सब चीज़ के उन्होंने खोज कर ली थी। तो नजराना क्या होता है, जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते हैं, ठीक है, एक प्रोसेस होता है कर इकट्ठा करने का, जो ना दे उसको सजा भी दी जाती है। जबकि नजराना अनियमित है, ठीक है, इकट्ठा किया जाता है। ऐसे नजराने विभिन्न पदार्थों के रूप में होते हैं, जैसे जो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे वो रुपये पैसे हो, चाहे वो कोई संसाधन हो, कोई चीज़ हो। तो राजधानी में सम्राट मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेकुलस निकेटर का राजदूत था। मेगास्थनीज बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है। इससे 2018 के यूपीएससी मेंस पेपर में इसमें सवाल पूछा गया था। जो भारत घूमने के लिए जो चाइनीज़ यात्री जो आए, उनमें से भारत के विषय में उन्होंने क्या लिखा, क्या दृष्टिकोण था, ये सवाल था, सोचो। और अभी आप क्लास 6 में पढ़ रहे हो। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त कौन है, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इनका बेटा फिर कौन था, बिंदुसार। बिंदुसार का बेटा कौन है, अशोक, ठीक है। तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में आया था पश्चिम एशिया के। ये कौन था, यूनानी राजा सेलुकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है। तो मेगास्थनीज ने जो कुछ देखा उसका विवरण दिया है, उसके बारे में बताया। तो यहाँ हम उसके विवरण के एक अंश दे रहे हैं। तो जब वो भारत आया चंद्रगुप्त मौर्य के वक्त में, उसने कुछ बताया हमें, ठीक है, उस दौर के हालात क्या थे। तो क्या था, सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था। मतलब सम्राट जब पब्लिक के बीच में आते थे तो पब्लिक बड़ा खुश हो जाता था, शोभा यात्रा कर जश्न मनाया जाता था। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता था। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते थे। उनके अंगरक्षक मतलब राजा के बॉडीगार्ड, ठीक है, सोने और चांदी से वो भी अलंकृत हुआ करते थे, उस पर सवार रहते थे। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते थे। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोता का एक झुंड रहता था, जो सम्राट के सिर के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता था। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते थे। वे हमेशा इस बात से डरे रहते कि कहीं कोई उसकी हत्या न कर दे। उनका खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को छकते। वे लगातार 2 रात तक एक ही कमरे में नहीं सोते थे। मतलब इस तरीके से राजाओं, मतलब सम्राट का कहले कि चलन हुआ करता था उस दौर में, यानी कि जो साम्राज्य हुआ करता था। और पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया, यह एक विशाल खूबसूरत नगर है और यह एक विशाल प्राचीरों से घिरा है, जिसमें 570 बुर्ज, 64 द्वार है। ये पाटलिपुत्र की बात है, ठीक है। आज जो कुछ भी हो, लेकिन एक वक्त में पाटलिपुत्र की काफ़ी ख्याति थी। 570 बुर्ज मतलब बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बुर्ज, और 64 यहाँ द्वार थे शहर में इंटर होने के लिए। 2 और 3 मंजिले वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया। चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बैन बसरे से घिरा है। राजा द्वार मतलब लग रहा है चिड़ियों से राजा का काफ़ी दिलचस्पी था। देखते हो, जब चलते थे तो अंगरक्षक भी कुछ पेड़ों को उठा कर रखते थे, जिस पर चिड़ियाँ बैठती थी, और फिर कुछ पत्तियों जो झाड़ होते थे उसके ऊपर परिंदे बैठ जाते थे। तो कैसा माहौल रहा होगा, थोड़ा कल्पना करो। राजा द्वारा खाना खाने के पहले खास नौकर उसे खाना क्यों चखते थे, आपके लिए सवाल है। पाटलिपुत्र मोहनजोदड़ो से किस तरह भिन्न था, ठीक है, ये सवाल है। और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे, जहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। मतलब जंगली लोग आज भी स्वतंत्र है कि नहीं, आदिवासी लोग अपने मनमाने तरीके से जीते। उस वक्त में भी ऐसा ही था। उनमें से ये उम्मीद की जाती थी कि वो मौर्य पदाधिकारियों को हाथी या लकड़ी और मधु और मोम जैसी चीज़ें ला कर दे, बस इतनी गुजारिश थी। तो अशोक एक अनोखा सम्राट था। कैसे, देखिए, अशोक मौर्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था। इनका नाम सबसे ज़्यादा लिया जाता है। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य को कौन ज़्यादा जानता है, या फिर बिंदुसार को जो उनके पिता थे अशोक के, कौन ज़्यादा जानता है। अशोक का नाम विश्वविख्यात है, ठीक है। तो ऐसा क्यों है, इनमें कुछ खास बातें थी। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुंचाने की कोशिश की। ऐसे राजा कि जो पब्लिक से बाद में
पीपुल टू पीपुल कांटेक्ट बना करके अपने आप को अभिलेख के माध्यम से, जबकि उस दौर में उतनी संसाधन नहीं थी, फिर भी अभिलेख को खुदवा करके और पब्लिक से इस तरीके से अपने विचारों को व्यक्त किया करता था। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में है। जैसा कि हमने देखा कि गौतम बुद्ध ने भी प्राकृत भाषा में ही संदेश दिया था, और जैनों के जो भगवान है महावीर जैन, उन्होंने भी प्राकृत भाषा में ही प्रचार किया था। अब अभिलेख जो लिखा रहे हैं अशोक, इन्होंने भी प्राकृत भाषा और एक भाषा इसमें और जोड़ दीजिए, ब्राह्मी लिपि। यूपीएससी कई बार सवाल पूछ चुका है, ठीक है, यहाँ पर से, तो आपको भी इसको याद रख लेना चाहिए। आगे भी सवाल आ सकता है कि अशोक, जैन, बौद्ध धर्म सब प्राकृत भाषा जानते थे और उन्होंने प्राकृत भाषा का सबसे ज़्यादा उपयोग किया। तो कलिंग का युद्ध, आज का उड़ीसा को पहले कलिंग कहा जाता था, तो कलिंग का युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख यहाँ पर है। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। मतलब जब मैं राजा बना तो कलिंग मेरा जीतने का सपना था और मैं 8 साल के बाद कलिंग को जीत गया। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो अंदाज़ा लगा सकते हो अशोक की शक्ति का, कितना पावरफुल राजा होगा, राजा नहीं साम्राज्य, है कि नहीं। तो लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, जबकि आबादी भी इतनी नहीं होगी उस वक्त, और 1 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। तो इससे मुझे अपार दुख हुआ। मतलब अभिलेख में अशोक कह रहे हैं, क्यों हुआ? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है, मतलब कोई आज़ाद देश है, जब उसको जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं, बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। फिर वो बंदी कौन हो जाएगा? गुलाम हो जाएगा। इसमें ब्राह्मण, सरमन जो भ्रमण करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते आते जाते, सब मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं, दास और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने परिजनों को खोते। तो ये सब बातों का 1 लाख लोगों की जो हत्या हो गई और 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, इस पर ये सब होने के बाद अशोक को काफ़ी आघात हुआ, अशोक को काफ़ी दुख हुआ। तो इसलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है। अब मैंने धम्म पालन करने और दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया। ये धम्म क्या है? ये धम्म वही है जिसकी प्रचार गौतम बुद्ध ने किया था। धर्म वही है, ये धम्मा वही है, ठीक है। धर्म मतलब धम्म, ठीक है। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जितना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। तो इन्होंने कहा, मैं जानता हूँ कि बलपूर्वक लोगों का दिल जितना, इससे बेहतर है कि लोगों का दिल जो है विनम्रता से जीता जाए, धम्म से जीता जाए, धर्म से जीता जाए। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। कितने अच्छे विचार थे अशोक के। इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। कलिंग की लड़ाई से युद्ध को लेकर अशोक के विचार कैसे परिवर्तन हुए, ये जवाब दो। अशोक की कलिंग युद्ध क्या है? कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देखकर उन्हें युद्ध से नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। और अशोक ने जो एक बार ठान लिया वो पूरी ज़िंदगी निभाया। आज तो लोग ठान लेते 10 मिनट में भूल जाते हैं, है कि नहीं, लेकिन अशोक था। अशोक का धम्म क्या था? अशोक धम्म के किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्म कांड की आवश्यकता नहीं थी। धम्म की में यह था, पूजा पाठ कर्म कांड ये सब नहीं था। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को अच्छा निर्देश दें। जैसे पिता का क्या काम है? बच्चे को सही दिशा देना, उनको रास्ता दिखाना, बुराई से रोकना, अच्छाई की तरफ लाना। तो वो अपनी प्रजा को बिल्कुल अपने को पिता तुल्य और प्रजा को अपने बेटा तुल्य समझने लगे, बेटी तुल्य समझने लगे और उनके साथ वैसा व्यवहार करने लगे। बड़ा उच्च विचार हो गया अशोक जी का। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए। ऐसे कई समस्याएं थी जिनके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य से अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इससे कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी, दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। मतलब और भी कई सारे धर्म के लोग, उनके तौर तरीके थे। तो बौद्ध यानी कि धम्मा जो इनके विचार थे, इससे टकराव हो जाती थी, क्योंकि इसमें क्या था कि बलि चढ़ाना धर्म ये सब इनका नहीं था, किसी को हत्या करना या फिर उनको, तो ये होता था अलग अलग धर्मों के जो उस वक्त में जो भी होंगे। तो इनके अलावा परिवार और पड़ोसियों के बीच भी झगड़ा होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान इसका कर्तव्य है, इसलिए उन्होंने धम्म महामद नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो ये सब रोकने के लिए अशोक ने सोचा, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अगर ये सब को रोकना है, बचाना है, तो मैं शक्ति का तो उपयोग नहीं कर सकता। तो मैं क्या कर सकता हूँ? धम्म का प्रचार कर सकता हूँ, जिससे कि लोगों को बातें समझ में आ जाए। तो फिर ऐसा नहीं करेंगे।
इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं स्तंभों पर खुतवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद नहीं पढ़ सकते। अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका भी राजदूत भेज दी। अब यूपीएससी में यहाँ सवाल भेजते क्या अशोक ने कहाँ कहाँ भेजे, तो सीरिया, मिस्र, ग्रीस और श्रीलंका अशोक ने अपने धर्म की प्रचार करने के लिए लोगों को भेजा था। पृष्ठ 76-77 पर दिए गए मानचित्र देखो और पहचानने का प्रयास करो। उन्होंने सड़कें बनवाए, कुएं खुदवाए, विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों के व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो, यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया, मतलब एक बिहार के रामपुरवा में एक जगह पर मौर्यकालीन स्तंभ मिला है जो अभी राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है। अपनी प्रजा के लिए अशोक का संदेश। लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते थे। अनुष्ठान मतलब हुआ कि कोई मीटिंग करना, कोई सभा बुलाना, ठीक है। उदाहरण के लिए जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल हो। यह कर्मकांड किसी काम के नहीं है। इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होगा। यह अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या है? यह है अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों को आदर करना, सभी जीवों पर दया करना, ब्राह्मणों तथा श्रामणों को दान देना। तो ये बात थी कि कर्मकांड छोड़कर अशोक ने इस बातों को तरजीह दी कि इंसान की इज्जत की जाए, इंसान की कदर की जाए, इंसान से प्यार किया जाए, ना कि पैसा बर्बाद किया जाए दूसरे कर्मकांड में। तो अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत है। हर किसी को दूसरे धर्म की आदर करनी चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई करता है और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है कि नहीं? अगर आप किसी की बुराई करते हैं तो असल में क्या होता है ना कि आप अपनी बुराई कर रहे होते हैं, क्योंकि इंसान है, कोई ठीक नहीं है। जो आप में गलती हो सकता है कि कुछ ही देर के बाद वो आप में भी आ जाए, या फिर आप ही वो गलती दोहरा दो। तो बेहतर है बुराई ना करो, अपने में गलती ढूंढो और फिर उसका निवारण करो। इसलिए हर किसी को दूसरे धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लिखा कि उनके धर्मादेश आज भी हमें से एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिन्हें हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है, यूपीएससी एथिक्स में ये सवाल पूछा जा सकता है। ऐसे पूछा जा सकता है कि ये अल्फाज किसके हैं, या फिर पीटी में पूछा जा सकता है कि ये अल्फाज किसके, किसने कहा, और मेंस में पूछा जा सकता है इससे क्या तात्पर्य है। एथिक्स पेपर में पूछा जा सकता है। तो ब्राह्मी लिपि, आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। यहाँ तो जितने भी हम देख रहे हैं ये ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई है। जो भी आधुनिक भारत में जो हमारी लिपियाँ हैं, आ ओ अक्षर को अलग अलग भाषाओं की लिपियों में देख सकते हैं। अनियंत्र, मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले लगभग 2400 वर्ष पहले चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। इसे बनाने के उद्देश्य उत्तरी सीमा के पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। तो चीन की दीवार तकरीबन आज से 2400 साल पहले बनाई गई थी। ये मौर्य साम्राज्य के 100 साल पहले की बात है, ठीक है। और अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, और क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रही, और यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है तथा पत्थर और ईंटों से बनी है। चीन की दीवार तकरीबन 2400 साल पुराना है, ठीक है। यह भी सवाल बन सकता है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हज़ारों लोग को काम करना पड़ा। 100 से 200 मीटर की दूरी पर इसे निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था, ये सवाल है। कल्पना करो यहाँ पर तुम कलिंगा के गुफा में रहती हो और तुम्हारे माँ बाप को युद्ध में काफ़ी दुख उठाने पड़े हैं। अभी अभी अशोक के दूत धम्म के नए विचार को लेकर आए हैं, तो आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? बड़ा अच्छा, बड़ा खूबसूरत सवाल है। ऐसे सवाल आप एनसीईआरटी में ही देख सकते हो। तो ये कुछ शब्द है, इसके कठिन शब्द है, इसको पढ़ लो, इसको भर लो। ये सवाल है, इसके जवाब लिखो। और इसी के साथ ये चैप्टर हो गया समाप्त। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। लेसन नंबर ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। तो ये हो गए कंप्लीट। आई होप ये हो गए कंप्लीट। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत 400 साल पहले हुई। आओ करके देखिए द टाइम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ये देखो आगे की बात, लगभग 2200 साल पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया। इसके स्थान पर नए राज्य का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर तथा उत्तर भारत के कुछ भारत में करीब 100 साल तक हिंद यवन राजाओं का शासन रहा। इनके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर या पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इसमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई।
तो शकों के बाद ये सब के बारे में पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हिंद यवन सिक्का, उत्तर मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेना नायक सुसीमिंद्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की। शुंगों की बात करें तथा कुछ और वंशों के शासन तब तक चलता रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। तो कुषाण सिक्का लगता है ये चैप्टर अब यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो ये देख लो, यहाँ पर मैं पढ़ लेता हूँ। तो कुषाण सिक्का हमें प्राप्त हुआ। हमने देखा पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था पश्चिमी भारत में। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ इनके कई युद्ध हुए। 2200 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 साल तक टिका रहा। 1700 साल पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिणी भारत में 2200 से लेकर 1800 साल पूर्व बीच चोलों चेरों पांडवों में शासन किया। 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना। मतलब अशोक के मौर्य साम्राज्य खत्म होने के बाद कई सारे शासक आए, उनके बारे में यहाँ पर कुछ बातें हैं। इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। आप घबराओ मत कि मैं जल्दी जल्दी पढ़ रहा हूँ, घबराना नहीं है। इसके बारे में मैं पढ़ाऊँगा आपको। इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों जो हाथ से लिखी गई थी, उनके पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी होते रहे जिनमें सामान्यतः स्त्री पुरुष का महत्वपूर्ण योगदान था। कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति। व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों, अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी गई, वैज्ञानिक खोजें हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। और इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए तो इन बातों को ध्यान में रखना। सातवाहन सिक्का, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पर छोटी सी जो बातें आई, इसके बारे में विस्तार से अगले अध्याय में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आई होप ये अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, नए हो तो सब्सक्राइब करो। थैंक यू।